हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का जो यूटेट का पेपर हुआ था 29 सितंबर 2023 को। इसका हम सोशल स्टडीज़ का यहाँ पे आंसर की लेके आया हूँ। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है 91 से ये है 150 तक के क्वेश्चन है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, मेरे पास जो ये सेट है ये सी सेट है, तो आपके पास जो सेट होगा उसके हिसाब से आप क्वेश्चन यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया। तो दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था 18 मार्च 1985 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो दल बदल है ये भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची और 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी लोकसभा की एकमेव शक्ति है। तो लोकसभा की जो एकमेव शक्ति है वो है धन विधेयक प्रस्तुत करना। जो धन विधेयक के बारे में बताया गया है यह है अनुच्छेद 110 में, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में बताया गया है कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसके बाद जो महाभियोग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है आपातकाल की घोषणा की पुष्टि। तो आपातकाल की घोषणा की पुष्टि जो है आर्टिकल 352 में की गई है। और आपातकाल की जो घोषणा है ये जर्मनी से ली गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक। यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि है। तो अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो ये हो जाता है 6 माह के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, विधानसभा की बैठकों हेतु गण पूर्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10, 1/10। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है। तो तर्क एवं चिंतन विकसित करना, स्व अध्ययन को विकसित करना और राष्ट्रवाद विकसित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो श्यामपट्ट का, प्रोजेक्टर का और मॉडल और मानचित्र का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। 99 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो 99 का राइट आंसर हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समूह चर्चा। जब भी समूह चर्चा करेगा तो यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे अधिगम को बढ़ावा देगा, यानी एक दूसरे की चर्चा से कुछ ना कुछ सीखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभव का प्रयोग करता है तो वह, तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, उत्खनित साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित में से किस खंड में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो है पालतू को यहाँ पे जानवरों को यहाँ पे पालतू बनाया गया। और सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया वो बनाया गया कुत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 103, निम्नलिखित में से एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है। तो एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख जो जानकारी देता है ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 105, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या-वाप तथा द्रोण-वाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। तो भूमाप से। क्वेश्चन नंबर 106,
भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 107 है कि निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे है या नहीं है ये हमें देखना है। तो चंदावर का युद्ध 1194 में, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 हुआ था, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के बीच हुआ था। अगला जो है ये सही है, ये वाला बी ऑप्शन है तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर का आक्रमण जो हुआ था 24 सितंबर 1398 को हुआ था, ते भी सही है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 24 जनवरी 1965 को। यहाँ पे क्या है, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 24 जनवरी 1965 को हुआ था, और ये हुआ था दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के साम्राज्यों के बीच। अगला जो है तो यहाँ पे घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 26 मई 1529 को। 6 मई 1529 को यहाँ पे घाघरा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कृष्ण देव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? तो कृष्ण देव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागलपुर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया था, तो ये सही है। मनसबदार वंशानुगत होता था, तो ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? तो किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की थी? 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने। अगला यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, जो थे 1793 में बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला जो है इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे किया गया था, लॉर्ड रिपन 111। अगला है सुरक्षा घेरे की नीति जो है ये था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, और ये दिया गया था 1757 में। अगला जो है देसी प्रेस अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था, और ये दिया गया था 1757 से 1878 में। 1878 में लॉर्ड रिपन के द्वारा देसी प्रेस अधिनियम दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो क्या संगठित किया ये हमें बताना है। 112 तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन। अगला क्वेश्चन 113। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 113 का राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन नंबर है 114। निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनिंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। अब जो महात्मा गांधी जो थे इनको बापू के नाम से भी जाना जाता था, और महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस थे तो ये भी भारत स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका रही थी, और बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए चुना, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए चुना 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना। 118 परिप्रेक्षा आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। 118 तो ये हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण है, व्यष्टि अध्ययन है और समूह क्या है, परियोजना है, लेकिन लिखित कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ये हमें बताना है। यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, तो यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये भी सही हो जाएगा। यह सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ता है और यह वास्तविक जीवन की स्थिति में पूरा किया गया है। तो ए बी सी तो सही है, लेकिन हमें सत्य नहीं है ये बताना है। तो यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो यहाँ पे है भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साझा सीमाएं, तो किनके साथ जो है कौन सीमा साझा करता है, तो ये हमें बताना है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। तो अगर हम देखेंगे उत्तराखंड तो जो है चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन भूटान के साथ नहीं करता है, फिर नेपाल के साथ करता है और म्यांमार के साथ नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है चीन और म्यांमार जो है भूटान और म्यांमार तो साइड हो गए। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बिहार भी और पश्चिम बंगाल भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो चीन है, तो चीन जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और लद्दाख। ये 4 यहाँ पे जो है चीन जो है 4 राज्यों से और एक यूटी से यानी यूनियन टेरिटरी से क्या है सीमा साझा करता है। लद्दाख जो है अब यूनियन टेरिटरीज है, तो लद्दाख से। तो ये हो गए 5। अब भूटान के बारे में देख लेते हैं और जो टोटल सीमा साझा करता है वो करता है 3488 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं भूटान। तो जो भूटान है, भूटान जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेपाल देख लेते हैं। तो नेपाल जो करता है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला करते हैं म्यांमार। तो म्यांमार जो करता है और म्यांमार करता है 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। अब इनके देख लेते हैं कि जो चीन है वो चीन करता है 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से। भूटान करता है 699 किलोमीटर और नेपाल करता है 1751 किलोमीटर और जो म्यांमार है वो करता है 1643 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नेपाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है? तो सबसे पुराना भाग है प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील कौन सी है ये हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर ए, सांभर। अब जो ये है ये जो है सांभर जो है सबसे बड़ी नमक झील है और राजस्थान में पाई जाती है। वैसे जो है सबसे बड़ी झील जो नमक की झील है वो एशिया की वो है चिल्का झील। चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके बाद हम देख लेते हैं डल झील। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है और ये जो है तीर्थ यात्रियों के लिए, और इसके जो चारों ओर हैं, इसके चारों ओर जो है चीड़ देवदार के वृक्ष हैं और ये अपनी सुंदरता के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए जानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं बुल्लर झील। बुल्लर झील भी जो है जम्मू कश्मीर में है और यह जो है सबसे मीठे पानी की झील है। उसके बाद देख लेते हैं गोविंद सागर। तो गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है और ये जो है सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, इनके नाम पे, इनके सम्मान पे यह गोविंद सागर झील नाम रखा गया है।
और ये जो है गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला जो है यहाँ पे यहाँ पे एक देख लेते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी झील है वो केरल में है और उसका नाम है वेम्बनाड झील। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वह है वेम्बनाड झील, और जो कहाँ पे स्थित है, केरल राज्य में। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप आता है, तो ये हो जाएगा एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है ये बनाया गया है चंबल नदी पर। 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो कब रखी गई थी? 7 मार्च 1954 को। 7 मार्च 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यमुना नदी जो है उत्तरी भारत की ये जो है प्रमुख नदी है, और ये जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। और ये जो है उत्तरकाशी के बंदरपोच या कालिंदी पर्वत से यह निकलती है, तो इसलिए जो यमुना नदी है इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश से उद्गम है, और जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु से इसका उद्गम है। अगला देखते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यह है अभ्रक के लिए। जो कोडरमा है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 127 देख लेते हैं। 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण नहीं है? तो ये नहीं है लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। लांपिया धुरा दर्रा एक संपर्क मार्ग है। तो लांपिया धुरा एक संपर्क मार्ग है, ये कहाँ कहाँ को जोड़ता है? तो ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के बीच। अब पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के बीच के जो अन्य दर्रे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो दारमा धुरा, नवी धुरा, ऊंटा जयंती, लेती धुरा, मनसया, लंपिया और लिपुलेख दर्रा, ये सभी जो हैं पिथौरागढ़ से तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। अब यहाँ पे जो पिथौरागढ़ जनपद है, तो पिथौरागढ़ जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है जो नेपाल और चीन की सीमा को चीन के साथ नेपाल और चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे जो है पिथौरागढ़ एवं चमोली के बीच, तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच के जो दर्रे हैं इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे है लातोधुरा दर्रा, टोपीधुंगा और मारचो, और ये है टोपीधुंगा और लातोधुरा। ये जो दर्रे हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच हैं। और चमोली और तिब्बत के बीच जो है माणा, डुंगरीला, किंगरी बिंगरी, बालचा दर्रा, लमलंग और सलसल्ला, चोरहोती, चाटरलिया, कोईभ्युंडार और तंजुन, ये जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच, चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे। अब उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं थांगला दर्रा, मुलिंगला, नैलंगला और सांग चौकला दर्रा। तो ये दर्रे जो हैं उत्तरकाशी एवं तिब्बत के बीच दर्रे हैं। लांपिया धुरा दर्रा जो है पिथौरागढ़ एवं तिब्बत के बीच हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अश्व अक्षांश किसके मध्य है? तो अश्व अक्षांश जो है ये है, और राइट आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर डी, पछुआ एवं व्यापारिक पवने। अगला देख लेते हैं। और अश्व अक्षांश रेखा जो होती है, जो इक्वेटर लाइन होती है, इक्वेटर लाइन से ऊपर, और इक्वेटर लाइन तो 0 डिग्री पे होती है। फिर आती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, और उसके भी ऊपर आती है 35 डिग्री। 35 डिग्री या इसके आसपास जो होती है तो अश्व अक्षांश रेखा होती है। तो और ये जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन होती है, ग्लोब पे इमेजिनरी लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो वैसे तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। नंदा देवी जो है, नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी है जो है 7,817 मीटर। और फिर उसके बाद ही आती है नंदा देवी पूर्वी जो है, फिर उसके बाद आती है कामेट। कामेट जो है 7,756 मीटर। और ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे, यहाँ पे नंदा देवी तो है नहीं तो इसलिए कामेट हो जाएगा। कामेट की जो ऊंचाई है
यहाँ पे कामेट की ऊंचाई हो जाएगी 7,756 मीटर। और उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आती है नंदा देवी पूर्वी 7,434। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है चौखंबा, चौखंबा है 7,138। और उसके बाद जो त्रिशूल है 7,120 मीटर, 7,120 मीटर। और उसके बाद जो यहाँ पर पंचाचूली दी गई है, तो पंचाचूली है 6,904 मीटर। तो यहाँ पे चौखंबा, चौखंबा देख लेते हैं 7,138 मीटर। कामेट, कामेट है 7,756 मीटर। पंचाचूली, पंचाचूली 6,904 मीटर। त्रिशूल है 7,120 मीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कामेट शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सब वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, और पांचवें नंबर पे सबसे लास्ट होती है बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 यहाँ पे कह रहा है कि चिनोक हवाएं पाई जाती हैं। तो चिनोक हवाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका से जो है चिनोक हवाएं पाई जाती हैं। समुद्री पानी में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो ये समुद्री पानी में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 के अनुसार जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे रुद्रप्रयाग जो है क्षेत्रफल के अनुसार 12वां जिला है, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां जिला है। और रुद्रप्रयाग में जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है पुरुषों की पाई जाती है 93 पॉइंट समथिंग पाई जाती है। और सबसे जो पुरुषों की, उत्तराखंड में जो है सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता दर जो है रुद्रप्रयाग जनपद में ही पाई जाती है। और यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद की जो स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 16 सितंबर 1997 को। और रुद्रप्रयाग जो है टिहरी, चमोली, पौड़ी से अलग होकर बना है। अब यहाँ पे जो है इसके बाद जो है आ जाते हैं हम बागेश्वर पे। तो बागेश्वर में जो है 15 सितंबर 1997 को बना था। बागेश्वर जो बना था 15 सितंबर 1997 को इसकी जो है बना था। और इसके बाद जो है आ जाते हैं हम चंपावत। तो चंपावत जो है, चंपावत यहाँ पे जो चंपावत है, चंपावत भी जो है ये जो है सबसे छोटा जिला। चंपावत जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है 13वें नंबर पे। और चमोली, चमोली जो है 24 फरवरी 1960 को बना था। और चमोली में क्या है, बद्रीनाथ भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला देख लेते हैं, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा अगला, यहाँ पे जो राइट आंसर है इसको हम देखेंगे 136 का। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थी का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। तो ये तो सही है। प्रत्येक सोमवार की परीक्षा, ये गलत हो जाएगा। धीरे सीखने वाले, ये भी गलत है। माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 317, सामाजिक विज्ञान का मुख्य घटक है, इतिहास भी है, भूगोल अर्थशास्त्र भी और नागरिक शास्त्र भी है। तो उपरोक्त सभी सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है सामाजिक विषयों का एकीकरण, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषयों को क्या किया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसमें सभी जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अदर ये सभी सब्जेक्ट, एनवायरमेंट हो गए, ये सभी क्या है सामाजिक विषय के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। क्षेत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्र विधि का प्रयोग किया जाता है भूगोल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और राज्य संघ क्षेत्र जो है वे निर्दिष्ट हैं? तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की संघ राज्य क्षेत्र निर्दिष्ट हैं। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ते पेंशन जो भी होती है। और तीसरी अनुसूची में सफर संबंधित यहाँ पे बताया गया है। और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा सीटों का उल्लेख किया गया है, कि राज्यसभा सीटों का उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। अब यहाँ पे जो है जो भारतीय संविधान जो है, यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माण जो हो गया था 26 नवंबर 1950 को हो गया था। और उस समय जो है भारत के संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी।
और अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है कि वर्तमान में जो है भारत में जो है 12 अनुसूचियां हैं, और जब जो है संविधान बना था, संविधान निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1950 को, उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन विशेषता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता क्या है? 141। तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसदात्मक शासन की, संसदात्मक शासन की। अगला, भारतीय संविधान के अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अब थोड़ा और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950, और संविधान सभा को पारित किया गया था 26 नवंबर 1950 को, और लागू हुआ था संविधान सभा जो हुआ था लागू, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं को प्रतिस्थापित किया गया। तो 6 स्वतंत्रताओं को प्रतिस्थापित किया गया किसमें? अनुच्छेद 19 में। अब यहाँ पे जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं भाग 3 में दिए गए हैं, और आर्टिकल 14 से 12 से 35 तक दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में बताया गया है जो स्वतंत्रता संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह है, तो ये बताए गए हैं अनुच्छेद 19 में। अब यहाँ पे जो अनुच्छेद 14 से 18 है, तो ये है समानता का अधिकार, और उसके बाद जो है अनुच्छेद 21 से 26 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर उसका समाधान किया जाता है। तो समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करके, जो है किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर उसका समाधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 146। तो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है? तो 146 का है 4 माह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 147, एक व्यक्ति जो कि सांसद नहीं है, जो मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उस किसी भी एक सदन की सदस्य निर्वाचित अवधि में प्राप्त करनी होगी, और वह अवधि है। तो वह कौन सी अवधि है? 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि है। तो राज्यपाल के द्वारा जो है अध्यादेश की वैधता जो है 148, 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श है। तो ऑप्शन नंबर 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबाध्यकारी। 150, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संस्तुतियों के आधार पर प्रदान की जाती है? ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। और ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जो है वित्त आयोग के आधार पर प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 60 क्वेश्चन ये कंप्लीट किए, और यहाँ पे जो है किसी को जो है, वैसे तो सभी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको जो है प्लीज़ थोड़ा भी पसंद आती है वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत।